ना सुंदर लग रहा चर्चा जल संरक्षण, किसी तरह बचाए हम पानी को हर क्षण, पानी को हर क्षण। पर अपना बनाया है प्रोजेक्ट और बहुत ही सामयिक और ज्वलंत मुद्दा है जल, लेकिन हम लोग हल्के में ले रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या शायद ये हल्कापन कभी भारी पड़ने वाला आने वाले दिनों में अगर सचेत नहीं हुए तो। पहले तो हम ये चार्ट पे जो बनाया गया है इसकी हम चर्चा करें। जो स्रोत हैं जल के, पहले इसमें दर्शाया गया वर्षा के जल। तो आप जानते हैं कि वर्षा जल का स्रोत एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, सोर्स है, लेकिन कुछ वर्षों से इस स्रोत का भी असर हो रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और कभी तो सीजन बीत जा रहा है, जिस तरह से पर्याप्त बारिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए एक जल संकट का वजह बन सकता है। हम स्रोत के साथ समस्याएं बताएंगे। दूसरा है झीलें। और आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, अपने तरफ का जो क्षेत्र है, जगह जगह छोटे मोटे तालाब पोखरे हो सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये सफिशिएंट जो वाटर का सोर्स है वो झील नहीं, लेकिन झील स्रोत में है। इसके बाद नहरें। अपने यहाँ सिंचाई के लिए या पशुओं को, जो अन्य प्राणियों के पानी पीने के लिए या अन्य कामों के लिए नहरें भी अपने यहाँ स्रोत है, लेकिन मुख्यतः जो नहर है वो सिंचाई के जल स्रोत के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अभी मैं कई नहरों को पार करते हुए आ रहा हूँ, किसी नहर में हमको पानी दिखाई नहीं यही मैं भी कहना है, बहुत नहरें तो नहर है लेकिन सूखी रहती है, पानी पहले जैसे उसमें पानी नहीं आता है जैसे पहले। यहाँ तक कि नहरें जिस तरह से बनाई जाती थी, साफ सफाई सील वगैरह, वो ऐसा अब नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्यूबवेल भी एक जल का स्रोत है जो जगह जगह भूजल को निकालता है और सिंचाई करता है। ट्यूबवेल से लोग अक्सर पानी पीने का भी काम करते हैं, अन्य जो काम है घरेलू भी करते हैं। लेकिन अगर आप बाइक लेके ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाइए तो ट्यूबवेल पर जो बना हुआ कोठरी दिखाई देगा, वो ब्रिटिश काल का ही अभी है। अगर कहीं टूट जा रहा है तो वो बहुत लिखा पढ़ी होता है, वो भी बन जाए तो धन्यवाद है। उसका रंग भी सुधार की आवश्यकता है जल स्रोत। उसके बाद समुद्र। अभी सर ने कल चर्चा किया था कि समुद्र जल का जो स्रोत है वो वाष्पित होकर भले वो बादल बनाता हो, लेकिन वो पीने के किसी काम नहीं है। वो यातायात के लिए और अन्य बेनिफिशियल चीज़ों के लिए भले समुद्र हो, लेकिन पीने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता है। नदियाँ भी जल का स्रोत हैं, लेकिन नदी तभी उफन सकती है, नहरें तभी उफन सकती है, ट्यूबवेल का पानी का लेवल तभी ऊपर आ सकता है, झीलें तभी जो है पूरा जल से भरी रह सकती हैं जब पर्याप्त मात्रा में बारिश हो। इन सब का मेन स्रोत वही है। कुआं भी एक अपने यहाँ की प्राचीन समय से ये पहचान नहीं है, जिसको धार्मिक नजरिए से भी देखा जाता है, और जल स्रोत के रूप में भी यह मुख्य जो है साधन था जल स्रोत का। लेकिन अब कुओं को लोगों ने पाट दिया है जगह जगह, क्योंकि पाटने के पीछे का वजह सिर्फ यही है कि आज लोग किसी चीज़ का संरक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो कुआं कहीं खतरा न बन जाए, इसलिए उसको क्या करना है, पाट रहे हैं। आग लग जाए तो बस फायर ब्रिगेड सहारा है, वो बाल्टी लेके कोई नहीं दौड़ेगा। ये इस रूप में भी काम आता था, कहीं आग लग गया तो तुरंत आदमी भरता था उसे, लेकिन ये जल स्रोत है। अब बाकी चीज़ ये है कि जल स्रोत को तो मैंने काउंट कर दिया। बच्चों को जल के महत्व के बारे में भी हम बताएंगे बच्चों को, और जल का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में साइंटिफिक जानकारी देंगे, पूरा एनालिसिस करके। और अगर उच्च कक्षा के बच्चे हैं तो उनके लिए हम जल की केमिस्ट्री पर भी जाएंगे, उसके बारे में जाएंगे, उसके जो रासायनिक गुण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
जिससे महत्व वगैरह वाला तो दूसरे ग्रुप में सर। हाँ महत्व पर हम नहीं जा रहे हैं, जिससे इन सब चीजों का जानकारी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके ये समुद्र वाला समय है, अरब कंट्री में। और एक बार सर जिन्होंने इसको बनाया है इसका खूबसूरत के लिए स्पेशल तालीम दारम। हाँ करेगी। गुड गुड वेरी नंबर 1, जल हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। नंबर 2, यह हमारे स्वास्थ्य, सफाई, खाद्य वनस्पति के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। नंबर 3, कृषि में जल बहुत उपयोगी है। नंबर 4, इसका उपयोग फसलों में किया जाता है। नंबर 5, जल शरीर के ऊर्जा स्रोत, स्वास्थ्य और संतुलित विकास का आधार है। नंबर 6, यह शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नंबर 8, जल आमाशय में भोजन पचाने का कार्य भी करता है। नंबर 9, यह समाज के जरूरी उद्योगों जैसे कृषि, ऊर्जा और परिवहन को चलाता है। नंबर 10, हमारी दैनिक गतिविधियां पानी के बिना अधूरी है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना हुआ है। उसमें जल संरक्षण के उपाय पर हम लोगों को जो है कुछ पॉइंट्स को नोट किया गया है। और एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी तमाम तीनों जो बिंदुओं पर हमारे साथीगण ने अपना वक्तव्य दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि निश्चित रूप से हमको जल का बचाव करना है अपने भविष्य के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है, एक प्राचीन विधि है खेतों की मेड़बंदी कर देना। हम लोग खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं, खेतों की मेड़बंदी नहीं होती है। उससे जो है जब वर्षा होती है तो वर्षा के बाद पानी बह करके जो है अन्यत्र वह चला जाता है, जिससे हमारे ज़मीन के अंदर जो है रिचार्ज नहीं होने पाता है, मतलब वह लीचिंग करके नीचे नहीं जाता है और पानी जो है व्यर्थ का बह करके जो है खेतों से और जलाशयों के द्वारा होते हुए समुद्र में चला जाता है। तो इसका जो है मेड़बंदी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी है नदियों और धाराओं में डैम का निर्माण करना। अगर डैम का निर्माण होता है तो उससे कई फायदे होते हैं। एक तो बिजली उत्पादन में भी उसका काम किया जा सकता है। जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर पानी को पहुँचाया जा सकता है नहरों के द्वारा। तो डैम का निर्माण होता है। वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात होती है, जैसे पानी को संचयन कैसे करना है, इस पर हम लोग अगर चले जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में तो वहाँ पर इसका जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहा तो 5 साल वहाँ पर काम किया हूँ। तो वहाँ पर पानी की बहुत सारी समस्या है बुंदेलखंड में। तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सेट पर 90% तक सब्सिडियाँ हुआ करती थी, अभी भी हैं। क्योंकि अपने यहाँ जो है पूर्वी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता काफ़ी है। 20 मीटर पर हमको पानी मिल जाता है, 20 फीट पर पानी मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है 100 150 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा। तो डैम का निर्माण निश्चित रूप से किया जाए, बल्कि हम लोगों को अपने खेतों में भी जहाँ पर ज़्यादा ढलान है वहाँ पर एक जरूर जो है ऊंचा मेड़ बांध देना चाहिए, जिससे जो है कि पानी रुके और वो रिचार्ज होकर के हमारे ज़मीन के अंदर जाए, जिससे हमारे जो वाटर लेवल है वो बढ़ता रहे। तीसरा है कृषि तालाबों और जलाशयों का निर्माण, ये उसी से रिलेटेड है। वृक्षारोपण, हम लोगों के यहाँ वृक्षारोपण तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं के तहत भी लगाया जाता है, लेकिन हम लोगों को भी विशेष प्रयास करके अपने अपने विद्यालयों में वृक्षारोपण का काम ज़्यादा करना चाहिए। मैं अपने विद्यालय पे कम से कम 30-35 पौधे लगाया हूँ और पर डे उसमें पानी देता हूँ अपने स्वयं जा करके। तो वह जो है चारों तरफ
मतलब कोई भी पौधा हो आप लगाइए, जिससे जो है हमारे पर्यावरण का जो है संतुलन न बिगड़ने पाए, जिससे जो है बरसात समय समय पर हो। अभी क्या है, बरसात के समय में बरसात नहीं होती है और ठंडी के समय में जो है इतनी भयंकर ठंडी पड़ने लगती है कि समस्या। ये सब जो हमारा अनबैलेंस इन्वायरमेंट है उसी से ये सब हो रहा है। पांचवा पॉइंट इसमें है पानी का रिसाव और पाइपलाइन में गड़बड़ी को दूर करना। अक्सर देखा जाता है जहाँ गवर्नमेंटेड मतलब वाटर सप्लाई होती है वहाँ पर कोई पाइप फट गया तो उसकी जल्दी मरम्मत नहीं हो पाती है, व्यर्थ का पानी जो है बहता रहता है, जो वास्तव में वो पीने लायक पानी होता है। तो इसका भी जो है अगर कहीं भी संज्ञान में आए तो उसको थोड़ा सा पहल करके इसको भी बंद किया जा सकता है, उससे भी हम पानी को ज़्यादा मात्रा में बचा सकते हैं। अगला है रफ टप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन करना। हम लोग यूडैश पोर्टल पर जो भरते हैं अपने विद्यालय का, उसमें एक आता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर कई लोग पूछे तो मैंने कहा यहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी है, यह भारत की एक योजना है कि स्कूल के ऊपर जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलपमेंट किया जाए, जिससे जो है कि पानी को बचाया जा सके और उसको रिचार्ज किया जा सके। अगला है भूमिगत जल का पुनर्भरण। वही चीज़ है कि भूमिगत जल तभी भरेगा जब हम जगह जगह पानी को अवरोध करेंगे। पानी व्यर्थ का बहता हुआ चला जाएगा तो पानी जमीन के अंदर नहीं जब रिचार्ज होगा तो वाटर लेवल वो नीचे चला जाएगा। गर्मियों में कहीं कहीं अपने यहाँ भी देखा जाता है कि नल का पानी खत्म हो जाता है। उसका यही रीजन है कि हम उस समय ध्यान नहीं देते हैं और जब बरसात होती है और बरसात के बाद जब गर्मी का समय आता है तो जगह जगह जो है जो कम नीचे होते हैं उनका क्या कहते हैं हैंड पाइप, उनको जो है कि बंद हो जाते हैं पानी देना। तो इसको हमें निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और घरों में जल निकासी के स्थान पर सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना। ये तो लगभग हर जगह हो ही रहा है, शहरों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग बनवा रहे हैं अपना मकान तो वहाँ पर पानी को रिचार्ज करने के लिए मतलब बन रहा है। कृषि एवं बागवानी के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई जो भी मैं बात कर रहा था, अभी अपने यहाँ उसका प्रचलन कम है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भी सिंचाई होती है वो स्प्रिंकलर सेट के द्वारा होती है। स्प्रिंकलर सेट से पानी का बचाव 50% के नियर अबाउट कर लिया जाता है, उससे भी अधिक, क्योंकि फव्वारा विधि से सिंचाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर जहाँ तक हमारी जड़ जाती है पौधे की वहीं तक वो सिंचाई होती है और पौधा फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो वो अपने यहाँ सब्सिडी के रूप में भी है। करीब हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में 90% है, लेकिन अपने यहाँ 50% उसका सब्सिडी मिलती है। तो अगर उसको हम लोग अपनाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, तो अपने क्षेत्रों में अगर मैक्सिमम लोग इसका यूज करने लगे तो जो हम अभी इसमें दिखाया गया था कि नलकूप के द्वारा हम पानी को जो है प्राप्त करते हैं, तो उससे जो है बचाव हो सकता है। हम अपने कम से कम पानी में जो है फसलों को अच्छी तरीके से उगा सकते हैं, तो इसको हम आसानी से बचा सकते हैं। अगला है कि आरओ के व्यर्थ पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है, सही है, आजकल दुनिया भर के आरओ के पानी लग गए हैं, सब लोग लाते हैं, कुछ लोग उसी से बागवानी अपना जिनके पास उपलब्धता है वो जो है पेड़ पौधों की वो कर देते हैं। जहाँ पर कोई फंक्शनिंग कार्यक्रम है, व्यर्थ का पानी बहता रहता है, हाथ धोने के लिए उसी पानी का यूज कर लिया जाता है। अगर इस सब चीज़ों को थोड़ा सा वो किया जाए, उस पर जो है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, तो पानी को रोका जा सकता है जो पीने योग्य है। अगला है शौचालयों में छोटे फ्लश एवं टैप का उपयोग किया जाए। इस पर सभी लोग वाकिफ भी हैं कि ज़्यादातर हम लोग उसमें कपड़े धोने में या जो है कि शौचालयों में पानी का हार्वेस्ट। कितना सुंदर लग रहा चर्चा जल संरक्षण, किसी तरह बचाए हम पानी को हर क्षण, पानी को हर क्षण। जैसा कि ये बहुत वैश्विक समस्या है कि जो भी एक तो जल सीमित है
और सीमित बचा हुआ जल भी प्रदूषित बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो इसमें जो पहला कारण है, कारखानों से निकलने वाला जो कचरा है, गंदा पानी है, वो जल स्रोतों को बहुत तेजी से प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण उसमें जलीय जीव भी मर रहे हैं और हमें पीने और उपयोग करने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र में बहुत ही तेजी से बढ़ गया है कि जितना अधिक हम उर्वरक, रासायनिक उर्वरक डालेंगे उतना ही हमारा उपज बढ़िया होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फसल तो जो होगा ही। जल बहुत तेजी से इसे प्रदूषित हो रहा है और ये जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इसमें कीटनाशकों भी जल प्रदूषण का कारण है। और तीसरा जो मान दिया गया है, गांवों शहरों से निकलने वाले जो गंदे नाले हैं वो सीधे जल स्रोतों में छोड़ दिए जाते हैं। गांव से निकलता है तो तालाब में चला जाता है, शहर से निकलता है तो नदी में चला जाता है। तो जल स्रोत में जाकर के जल स्रोत को प्रदूषित कर रहा है और जिससे चिंताजनक स्थिति बन गई है। इसको भी हमको ध्यान देना होगा। उसके बाद जानवरों और मनुष्यों के शव को प्रवाहित कर दिया जाता है। मरने के बाद जल